औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्ल मार्क्स। तो उससे पहले सवाल है, क्या आइडियाज़ सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं या इकॉनमी आइडियाज़ को कंट्रोल करती है? और उसके बाद आपने इसका जवाब इस लेक्चर से निकालना है। उसके बाद अगर आज कार्ल मार्क्स ज़िंदा होता तो वो कैपिटलिज्म को अमेज़ॉन, IMF और मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़रिए एक्सप्लेन करता। ठीक है। और कार्ल मार्क्स CSS के एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होने वाला पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। तो इस पे जो अभी 2025 में भी जो रिसेंटली हुआ उसमें पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन हीगल एंड मार्क्स डायलेक्टिकल अप्रोच। ये 2025 में पूछा गया सवाल। उसके बाद 2022 में पूछा गया था कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन क्लास, स्टेट एंड रिलीजन। ये 2022 के CSS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसके बाद इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इस पर क्वेश्चंस आते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी एक्सप्लेन करें। उसके बाद क्लास स्ट्रगल थ्योरी बाई और सरप्लस कंसेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है CSS में। ठीक है। कार्ल मार्क्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले इसकी एक्सप्लेन करते हैं। बायोग्राफी समझ लें या इंट्रोडक्शन। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर इसके ऊपर MCQs पूछा जाए तो हम इस पे रिलेटेड MCQs कर सकें। तो ये 18 को पैदा हुए और इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो है 1883 और ये जर्मनी में पैदा हुआ। ठीक है। उसने अपनी इब्तदाई तालीम साइंस और फिलासफी में हासिल की। उसके बाद इसने फिलासफी में PhD बर्लिन यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद फिलासफी में PhD करने के बाद इसका जो इन्फ्लुएंस हुआ, चेंज हुआ, वो फिर ये इसका चेंज हुआ है लॉ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी प्लस हिस्ट्री। इसका जो एक फ्रेंड था जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया था उसका नाम था फ्रेडरिक एंजल, जिसने इन्फ्लुएंस किया है कि इसने फिर डेवलप इसके इंटरेस्ट को, यानी डेवलप हिज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक हिस्ट्री के इकोनॉमिक्स को पढ़ो हिस्ट्री के थ्रू। ठीक है। उसके बाद इसकी 2 मशहूर बुक्स हैं। नंबर 1 पे है, एक MCQ में पूछ सकता है। पहली इसकी बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। और दूसरी इसकी बुक का नाम है द कैपिटल। ये इसकी 2 मशहूर बुक्स हैं। ये MCQ में पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स की कौन सी मशहूर बुक है, या वो पूछ सकता है कि द कम्युनिस्ट या कैपिटल किसकी किताब है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी क्यों रिप्रेजेंट की। तो ये हम सबसे पहले उसके वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताया करते हैं कि उसने अपनी थ्योरी क्यों है, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी क्यों दी है। तो सबसे पहले
ये कार्ल मार्क्स जब पैदा हुए थे उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पीक थी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पीक इन यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी। और इंडस्ट्रीज में क्या उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो वर्किंग क्लास है, इसने ऑब्ज़र्व किया कि 2 क्लासेस हैं, वर्किंग क्लास या वर्किंग क्लास और ऑनर क्लास, कि ये काम 24 ये यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क इनका ज़्यादा है, हार्ड वर्क इनका ज़्यादा, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो कम है। लेकिन जो ऑनर्स हैं ये हार्ड वर्क यानी काम करते हैं और इनकी जो सैलरी है यानी वो जब वो तनख्वाह है वो ज़्यादा है। कि जो वर्किंग क्लास है साथ साथ दिन काम करती है, इनको तनख्वाह कम देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग इन फेवर ऑफ वर्किंग क्लास एंड सपोर्टिंग helping and supporting owners of the state। तो जो इसका जो मकसद था, इसका जो क्या कहते हैं पर्पस है उसका थ्योरी पेश करने का, उसका पर्पस है कि इसका ऑब्जेक्टिव नोट कर लें कि इसने अपनी थ्योरी क्यों दी। इसका ऑब्जेक्टिव था टू फ्री वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट यानी जो ऑनर्स हैं एंड स्टेट यानी जो स्टेट है विच इज बैकिंग देम। ठीक हो गया इसकी ये तो इसके बारे में एंड में कहा कि मार्क्स के मुताबिक आइडियाज डिड नॉट कंट्रोल द सोसाइटी बट economy controls the ideas of society। ये आपका आंसर आ गया। जो पहला क्वेश्चन था कि क्या आइडिया सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी आइडियाज को कंट्रोल करती है, तो इसका जवाब था ये किसने दिया, ये मार्क्सिज्म ने दिया था। ठीक हो गया। तो इसने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वो है सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता है क्लास सिस्टम। इसके मुताबिक दो क्लासेस हैं, बोर जो इज क्लास और उसके बाद दूसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास। इसको ये क्यों, ये जर्मन था तो इसने अपनी ज़बान में लिखा है, तो इसका मतलब है हैव क्लास यानी जो ऑनर्स हैं या रिसोर्सेज वाले हैं, और ये हैव नॉट क्लास।
तो इसमें एक्सप्लेन करता है कि इनको वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इनसे यानी हैव नॉट्स, इनसे जो ज़्यादा मेहनत भी पोलिट्रिएट वाले करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मुनाफा है वो है वाले क्लास वाले खाते हैं। तो इसलिए इनके दरमियान जो शुरू हो जाती है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं कि इनसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो इनसे ये आपसे ये बहुत ज़्यादा यानी काम लेते हैं, उसके बाद आपसे ओवर टाइम करवाते हैं, आपका फैमिली टाइम जो है वो आपको नसीब नहीं करते, और ये आपसे मेहनत कम करते हैं और पैसा ज़्यादा कमाते हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि आपका जो है ये आपसे ज़्यादा ड्यूटी ज़्यादा लेते हैं और आपसे पैसे कम देते हैं। एक्सप्लॉइटेशन की लेटेस्ट फॉर्म वो बताता है कि आजकल जो इंटर्नशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि वो आपको बगैर पैसे काम करवाते हैं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप जो होती हैं आजकल, अप्रेंटिसशिप्स इंडस्ट्रीज़ में, वो काम तो आपसे पूरा लेते हैं लेकिन आपको तनख्वाह कम देते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग के नाम पे आपसे काम लिया जाता है लेकिन पैसे नहीं दिए जाते। जो ये लेटेस्ट फॉर्म अप्रेंटिसशिप है तो वो यही कहता है कि जब आपको ट्रेनिंग के दौरान आपसे पैसे भी लेते हैं, आपसे काम भी लेते हैं, तो इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल कास्ट जो है वो है 100 रुपया, और उसके बाद जो उसमें सेल कास्ट 100 रुपये से प्रोडक्शन कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट वो है 80 रुपया, फॉर एग्जांपल नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन कास्ट में होती है टेक्नोलॉजी ने जो वो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद जो क्या कहते हैं लेबर जो यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी मशीन इस्तेमाल करी, फॉर एग्जाम्पल वो 30 रुपये इस्तेमाल कर रही है, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है वो 10 रुपये का इस्तेमाल हो रहा है, और अभी जो लेबर आ रही है वो है 40 रुपये, फॉर एग्जांपल 40 रुपये आ रही है, 60 रुपये आ रही है, क्योंकि इसकी सेल कास्ट तो 100 रुपये है ना, तो इसकी जो लेबर कास्ट है वो है 60 रुपये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, इनको आप नहीं कर सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका रॉ मटेरियल लगना ही लगना है इतना, और जो उसकी मशीनरी है उसने इतना इस्तेमाल, कास्ट जो है वो इतनी उसने टेक्नोलॉजी यानी मशीनरी ने इस्तेमाल होना है। लेकिन यहाँ वो आप उसे वो करता है, डील करता है, यहाँ से वो उसको करते हैं नेगोशिएट करते हैं, यानी आप उससे यहाँ वो वायलेशन, यहाँ से आपको एक्सप्लॉइट भी करता है। सरप्लस वैल्यू तो वो आपको देता है यहाँ 30 रुपये। तो सेल कास्ट माइनस प्रोडक्शन कास्ट इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, ठीक हो गया। ये पहले आपको कंसेप्ट समझा लूँ। सेल कास्ट होगी, सेल का 100 रुपया, प्रोडक्शन कास्ट 80 रुपया। 80 रुपये में वो आपको यानी 20 रुपये तो वहाँ यहाँ से प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहाँ से कर रहा है प्रॉफिट ले रहा है, जो उसके बाद जो यहाँ से आपसे पैसे कमा रहा है उसे सरप्लस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यानी 20 रुपये यानी टोटल 70 रुपये बनता है, उसने 10 रुपये आपसे यहाँ से कमा लिए, तो इसलिए उसको डर है। तो जब इस वर्कर्स को ये पता चलता है कि हमारे साथ ये ऐसा बिहेवियर हो रहा था, वो रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि वो कहते हैं कि चेंज करने की कोशिश करता है।
रेवोल्यूशन के उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ऑनर्स ने सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। सुपर स्ट्रक्चर टू सप्रेस वर्कर्स। तो अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर एक ऐसी किस्म का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने स्टेट लॉज और बहुत कुछ ऐसा बना रखा है कि जिसके ज़रिए आपने वर्कर्स को सप्रेस करना है। जो सुपर स्ट्रक्चर के जो वो कहते हैं पार्ट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले ही है स्टेट, उसके बाद हैं स्टेट के नीचे उन्होंने बनाए हुए हैं लॉज, लॉज के बाद उन्होंने बताए हुए हैं कल्चर, उसके बाद आइडियोलॉजीज़ और उसके बाद है रिलीजन। कि जो ऑनर्स हैं आपको पहले तो स्टेट के थ्रू आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे आपको सप्रेस करते हैं स्टेट के थ्रू। अगर स्टेट पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले वो आपको बताते हैं कि इस्लाम में है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, कि नहीं आप मेहनत करते रहें और का मुनाफा है वो मालिक खाता रहे। तो पहले वो आपको कोशिश करते हैं कि मज़हब के थ्रू आपको सप्रेस करें। अगर नहीं है तो फिर वो आपको आइडियोलॉजिकली वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कैपिटलिज्म के थ्रू, या फिर वो ऐसा कल्चर बनाते हैं कि जिसमें आप सब वो कहते हैं कि एक्सेप्टेड वैल्यूज इन नॉर्म्स बनाना शुरू कर जाते हैं कि सब आपको आप एक्सेप्ट करते हैं सब कुछ। आप सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि जॉब करना ही सबसे बेहतरीन जॉब है। कि आजकल जो तलीम का मकसद होना है वह सब ने जो पहले जो लोग पढ़ते थे वो उनका मकसद होता था कि हमने से तलीम हासिल करना है, इल्म हासिल करनी है के लिए। लेकिन आजकल का जो मकसद है वो सिर्फ जॉब बनाया हुआ है। ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ जॉब हासिल करनी है, फिर हमने आपको MNC में जॉब करनी है, फिर अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाना है। अगर इससे भी आवाम कंट्रोल नहीं तो फिर वो बनाता है कल्चर, यानी लाज बनाता है कि आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट लेना मुश्किल हो जाएगा। जॉब अगर आप कारोबार करना सोचेंगे तो ऐसे सख्त हालात होंगे कि आप शुरू नहीं कर सकेंगे। उसके बाद भी नहीं होता तो फिर वो स्टेट को आपको दरमियान में ले आता है। तो इस तरह वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो आपका स्टेट सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इसका जो सबसे बेहतरीन मिसाल है मैं आपको बताता हूँ। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर रूरल है यानी देहात वाला है तो उसका क्या होगा, और अगर शहरी है तो अर्बन मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो इससे पहले वो बताता है कि सबसे पहले रूरल के लिए जो देहाती लोग काम उनके लिए चाहिए हेल्दी चाहिए बंदे, आपके लिए हेल्दी वर्कर्स चाहिए। तो आपने नोट किया होगा कि उनकी जो खुराक होती है फूड आर प्योर ऑफ वर्कर्स, यानी उनकी जो खुराक होती है वह प्योर होती है। उसके बाद वो जो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव यानी रेडिकल होते हैं। कंजर्वेटिव रिलीजन बिहेव होता है, उनका जो रिलीजन होता है वो कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद उनके ऊपर क्योंकि वर्कर का काम है जो किसान का काम है वह सिर्फ कमाना, यानी अपने लैंडलॉर्ड के लिए काम करना। तो उसके लिए वो उस पर फैशन का उस लेस फैशन उसके ऊपर अमल नहीं करता। फैशन लेस सोसाइटी होती है, यानी सुपर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद वो नॉन लिबरल होते हैं, यानी रेडिकल होते हैं, नॉन लिबरल होते हैं। इधर आ जाते हैं अब शहर की तरफ। इंडस्ट्रीज़ में जो हमें चाहिए होते हैं वो
यानी इंजीनियर यानी पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं, यानी इनको काम यानी सख्त काम नहीं करना होता, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स। उसके बाद अनप्योर इम्प्योर फूड होती है उनके लिए। उसके बाद कंजर्वेटिव लिबरल होते हैं, यानी मज़हब के बारे में इनका लिबरल व्यूज़ होते हैं। उनके इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है अपने प्रोडक्ट को बेचना, तो इसके लिए वो फैशन को ऐसा बनाता है कि फ़ैशन उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, फैशनेबल सोसाइटी होती है उनकी कि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फैशन से। उसके बाद ये तो ये हो गया इनके मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उन्होंने अपने लिए स्ट्रक्चर बनाया होता है कि आप वो कंट्रोल कर सकें। अभी आपको क्लास स्ट्रगल की भी समझ आ गई होगी, सुपर स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई होगी। और अभी हम डिस्कस करते हैं डायलेक्टिक, जो इसका इम्पोर्टेंट जो इसने पूछा हुआ था 2025 में, डायलेक्टिक हिस्ट्री एंड मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म जो इसका आइडिया ऑफ डायलेक्टिक है, मार्क्सिज्म ने ये बारो किया है फ्राम हीगल, बारोड फ्राम हीगल। हीगल के मुताबिक जो आइडियाज़ हैं ये सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, आइडियाज़ हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो मार्क्सिज्म वो कहता है कि इकॉनमी आपके आइडियाज़ को कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में बताता है कि हिस्ट्री से लेकर यानी आदम से लेकर अभी तक जो है रिलेशन, जो हमेशा एक रिलेशन कायम रहा है एवरी हर सोसाइटी में, एवरी सोसाइटी हैव वन रिलेशन इकोनॉमिक फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन कौन सी, वर्कर रिलेशन विद ऑनर। तो इसके लिए इनका कैसे रिलेशन था कि कैपिटल प्रोड्यूस करना, यानी कैपिटल प्रोड्यूस करना है। कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो ये है, हर वो चीज़ जो इनकरी everything that has a monetary value, monetary value रखता हो, monetary value रखता हो। उसके बाद एक्सचेंजेबल हो इन मनी या एनीथिंग, किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और टर्न इनटू मनी इजीली, यानी मनी में इजीली चेंज किया जा सके। और स्किल्स भी आपकी जो है ये कैपिटल हैं, स्किल्स आपकी टीचिंग है, लर्निंग है, सर्विंग है, डॉक्टर है, नर्सिंग है, ये सारी कैपिटल हैं। ठीक है, कि जब पुराने वक्तों में जो मालिक थे और वर्कर आपस में इनका रिलेशन हुआ करता था, तो जो डायलेक्टिक होता है कि पहले होता है उसका थीसिस, फिर उसका आता है एंटीथीसिस।
और उन दोनों को मिला के जो बनता है इसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस। ठीक है, तो इसी जो डायलेक्टिक सिस्टम ये होता है कि पहले एक थीसिस आता है, फिर उसका आता है एंटीथीसिस, उसके बाद जो आ जाता है दोनों को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं एंटीथीसिस। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक्सप्लेन करता है, हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले वो कहता है एशियाटिक, ये आपके समझ लें एक टाइम पीरियड है, ठीक है। इसका थीसिस ये हो गया एंटीथीसिस। एशियाटिक इन्हीं के अंदर एशियन हिस्ट्री से पहले एशियन जो थे टॉप पे थे, इनके दरमियान क्या था, उस वक्त सोसाइटियाँ नहीं थी। इसका थीसिस हो गया। उस वक्त सोसाइटियाँ रहती थी बगैर किसी लेबर कास्ट नहीं थी, उसमें जो टाइम था। एंटीथीसिस ये लिख लें आप, परी एम्प्टिव पीरियड। परी एम्प्टी अंपायर से पहले इन लोग आपस में ऐसे रहते थे, अंपायर का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। लोग सिर्फ जंगल में लड़ते थे, जंगल में शिकार करते थे और वो करते थे, खाते, यानी जंगल में शिकार किया, खाना खाया, फिर शिकार किया, ये सिस्टम चलता रहता था। तो फिर इसका सिस्टम आया, इसका जो एंटीथीसिस, इसका ये दोनों मिला के आया स्लेवरी। फिर कौन सा कंसेप्ट आया, स्लेवरी, यानी गुलाम बनाने का दौर शुरू हो गया, एम्पायर्स बनना शुरू हो गई। इसका एंटीथीसिस आ गया। और जो ये पीरियड था ये था एशियंस, यानी एशियंस दौर में गुलामी शुरू हो गई। गुलाम में एक बादशाह होता था, एक मालिक होता था, और जो था गुलाम के लिए कोई फैसिलिटी नहीं और बादशाह के लिए सारा कुछ होती थी। तो उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर आ गया फ्यूडल सिस्टम आ गया, यानी उस पर एग्रीकल्चर सिस्टम आ चुका था। एग्रीकल्चर सिस्टम्स यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या बन गया था, एग्रीकल्चर सिस्टम आ गया था। तो इस टाइम चल रहा था फ्यूडल सिस्टम आ गया। जब फ्यूडल सिस्टम में बंदों को समझ आई कि ये हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो इन्होंने सिस्टम लेके आ गए। लेबर लेनी, पहले इंडस्ट्रीज आ गई, इसके बाद आना शुरू आ गया कैपिटलिस्ट। फ्यूडल किस जगह आ गए थे, कैपिटलिस्ट आ गए, ठीक है। इन्होंने जब एक्सप्लेन अपने आप को इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो फिर अभी तक सोसाइटी जा रही है। तो इसका जो बताता है, मार्क्स का जवाब आता है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आगे क्लास लेस सोसाइटी आ जाएगी। अभी तो क्लासेज हैं, तो हैव और हैव नॉट के क्लासेज हैं। जब ये इसका एंटीथीसिस जो आएगा वो क्लास लेस सोसाइटी होगी, स्टेट्स लेस सोसाइटी होगी, यानी इसमें स्टेट कोई नहीं होगी। और इसको वो नाम दे रहा है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा। इसका वो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिज्म यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। अभी तो कैपिटलिज्म चल रहा, फिर आ जाएगा ये उसके बाद कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्लास लेस सोसाइटी होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, स्टेट लेस सोसाइटी होगी। उसके बाद जो हर बंदा अपनी वो कहता है कि अपने ज़रूरियात के मुताबिक प्रोड्यूस करेगा, और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको सरकार जो लोग हैं प्रोवाइड करेंगे। ये होगा आपका कम्युनिज्म।
ये वो कम्युनिज्म की थ्योरी दे रहा है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो कम्युनिज्म ने आना था, लेकिन कैपिटलिज्म वालों ने फिर क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बोनस सिस्टम, इंट्रोड्यूस करा दिया बोनस। उसके बाद 5% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 5% प्रॉफिट जो देते हैं। उसके बाद उनको मेडिकल अलाउंस देना शुरू हो गया, मेडिकल अलाउंसेस। उसके बाद हाउस रेंट, उसके बाद उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी बंदों के लिए, कि वर्कर्स को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। अगर ये फैसिलिटेट ना करते तो ये क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन आता। रेवोल्यूशन आके तो क्लासलेस सोसाइटी बन जाती। तो इसलिए जो कैपिटलिस्ट ने ये स्टेप्स लिए, अगर ये ना लेते तो फिर कम्युनिज्म आ जाना था। तो ये था इसकी थ्योरी। अगर मज़ीद आप इसको आगे पढ़ना चाहेंगे तो इसके लेना आएगा, फिर वो माओ जेओंग आएगा। इसको हम इंशाल्लाह, इन दोनों को हमारा कोर्स का कंटेंट है, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तभी हम इसके ऊपर करते हैं क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। मार्क्सिज्म का, कार्ल मार्क्स का। सबसे पहले तो इसने जो है जो साइंटिस्ट ने जो हिस्ट्री का मुताला किया, साइंटिफिक अप्रोच एंड इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल किया टू हिस्ट्री। हिस्ट्री को जिस तरह वो हीगल की तरह इमेजिनरी नहीं किया, बल्कि अपने हिस्ट्री को साइंटिफिक तरीके के थ्रू उसको स्टडी किया है। उसके बाद इसने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दिया है। इकोनॉमिक्स को ना, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो सोसाइटी की पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स को उसने इकोनॉमिक्स की फॉर्म में दिया है। उसके बाद जो इंस्पायर आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वेलफेयर स्टेट का, इंस्पायर्ड वेलफेयर स्टेट्स एंड लेबर राइट्स, इंस्पायर वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट दिया है इसने दिया है। उसके बाद जो आजकल लेबर राइट्स हैं, राइट्स ऑफ लेबर्स हैं, मिनिमम वेज है जो, वो इस तरह के इसने पॉइंट्स दिए हैं। यानी इसने पॉजिटिव काम है। नेगेटिव इसके काम देखते हैं। नेगेटिव इसका जो काम है उसने दिया है इग्नोर नेशनलिज्म एंड रिलीजन। इग्नोर्ड नेशनलिज्म एंड रिलीजन। उसके बाद उसका इसका नेगेटिव काम क्या किया, इसने कहा था ह्यूमन नेचर अंडर एस्टिमेट किया। इसने कहा कि ह्यूमन नेचर अंडर एस्टिमेट है कि ह्यूमन जो नेचर है इसको जो चाहिए, लिविंग चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके लिए इसने कहा कि ये मिच्योर होंगे, ये रेवोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन जब इनको सब कुछ मिलने लग गया है तो इन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहिर किया। तो इसलिए ये इसने ह्यूमन नेचर को इग्नोर किया है। उसके बाद इसने बताया फेल्ड प्रेडिक्शन थी इसकी फेल्ड प्रेडिक्शंस कौन सी थी, कि कैपिटलिज्म विल एंड, लेकिन कैपिटलिज्म तो सर्वाइव कर गया। कैपिटलिज्म क्या सर्वाइव किया, जब वो बोनस देना शुरू किया, 5% प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, तो इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो फेल होना शुरू होगी। उसके बाद जो इसने प्रिडिक्ट किया था कोल्ड वार, इसने प्रिडिक्ट किया था कि कोल्ड वार विच वाज बिटवीन कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। तो ये किस में थी, यूएसए था और वैसे यूएसएसआर। ये भी इंशाल्लाह हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। ये इंशाल्लाह ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद इसका देखते हैं कार्ल मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के मुताबिक रिलीजन इज
द ओपियम, ओपियम कहते हैं किसको, ओपियम ऑफ द मासेस। तो इसने कहा था कि ओपियम यानी क्या होती है यार, ये हीरोइन, हीरोइन कहते हैं इसको, जो आपको नशे में रखती है। मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो आपको नशे में रखती है कि मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहो। मेहनत का हाथ अल्लाह का हाथ काम करने वाला होता है। उसके बाद मेहनत करने वाले अल्लाह का साथी होता है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यानी इस्लामिक टच देते हैं मेहनत, यानी मज़दूर को सोसाइटी में जो है जो मज़हब को वो इस तरह यूज़ करते हैं कि आपसे मज़ीद मेहनत करवाएं। तो ये कहता है कि ओपियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग मज़हब को इस्लाम में जहाद के लिए आजकल जो टेररिस्ट हैं वो जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाद टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो कैपिटलिस्ट हैं वो मेहनत को, हलाल की कमाई को, हलाल की कमाई यानी मेहनत के थ्रू होगी हलाल की कमाई वगैरह, जो ये पॉइंट्स हैं ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपने मालिक की कदर करो, मालिक की कदर करो वगैरह वगैरह, ऐसे इस्लामी टच इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वर्कर्स क्लास को वर्कर ही रहने दिया जाए और जो ऑनर्स हैं वो ऑनर्स ही रहें। इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स है मज़हब के मिस यूज़ को क्रिटिसाइज करता है, यानी क्रिटिसाइज द मिस यूज़ ऑफ रिलीजन बाय कैपिटलिस्ट। बट नॉट क्रिटिसाइज स्पिरिचुअलिटी, यानी ईमान को वो नहीं करता, सिर्फ वो मज़हब जो उसका इस्तेमाल उसको नुकसान करता, उसको नहीं क्रिटिसाइज करता है कि ये एक किस्म की ओपियम है, यानी एक किस्म का नशा, हीरोइन है जो इसको इस्तेमाल करके अपने आप से काम करवाते हैं। ये था क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स का पूरा कंसेप्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जामिनर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अपने आप को साबित करने के लिए, इसकी थ्योरी के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो बताना है। उसके बाद उसका जो क्लास स्ट्रगल पूछे या फिर वो सुपर स्ट्रक्चर पूछे या फिर रिलीजन पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, जो भी पूछे क्लास स्ट्रगल क्लास का, उसके बाद सरप्लस वैल्यू एक्सप्लॉयटेशन का या स्टेट जो भी वो पॉइंट पूछे तो आपने उसका एक्सप्लेन करना है। उसका जो डायलेक्टिक हिस्टोरी और मटेरियलिज्म का अगर पूछ ले तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी एक्सप्लेन करना है। ये मोस्ट अगर एक्सप्लेन पूछता है हीगल के साथ ऐसा कंपैरिजन, तो हीगल जो कहता है कि वो आइडियल्स सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं और ये कहता है कि मटेरियल इकोनॉमी यानी मटेरियल इसको कंट्रोल करता है। इसकी बेस्ट आपने डिस्कस करनी है, तो ये हो जाएगा आपका। अगर जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया अगर आप इसको इस तरह अटैम्प्ट करते हैं तो ये इंशाल्लाह आपको 18 या 16 मार्क्स दे सकते हैं आपको पेपर में। तो इसकी जो बुक्स आपका नाम भी लिखने ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चे ने से तैयारी इतनी नहीं की, इसने डिटेल के साथ तैयारी की हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द लर्नर्स ग्रुप, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS PMS के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।